नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कथोरिया। टोटल टीवी में आपका स्वागत है। सीएम सिटी करनाल में नगर निगम क्षेत्र और बाकी जगहों पर सड़कों के मरम्मत के जो टेंडर पास हुए थे, लॉकडाउन के कारण वो काम रुक गया था, लेकिन उस काम को अब फिर शुरू किया गया है। करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास महिला ने। जहां लॉकडाउन और सभी लोग घरों में मौजूद हैं और अपने घरों में ही सभी लोग अंदर हैं, तो इसी को लेकर जब जिला प्रशासन की तरफ से जो बंद काम पड़े थे, जो नगर निगम के द्वारा जो सड़कों का टेंडर हो चुका था और वो काफ़ी लंबे समय से बंद जरूर पड़े थे और सड़कों की हालत बिल्कुल खस्ता थी। हालांकि इन सड़कों के टेंडर 2 महीने पहले हो चुके थे, लेकिन काम जो लॉकडाउन के दौरान वो काम रुक गया था, तो कहीं ना कहीं निगम के द्वारा उस काम को आज शुरू कर दिया है और जो मॉडल टाउन वार्ड नंबर 11 की जो सड़कें हैं उनको बनाने का काम शुरू कर दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो उद्घाटन किया, जो सड़क का जो काम है शुरू किया गया है और करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता यहाँ पर मौजूद है और वार्ड के जो एमसी पति हैं वो यहाँ पर मौजूद है और किस तरह से जो काम को शुरू किया जा रहा है आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इस तरह से जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद है वार्ड के और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद और जो करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता है हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी मैम, क्या कहेंगे, कितने लंबे समय से ये काम पेंडिंग पड़ा था और अब लॉकडाउन के दौरान शुरू किया गया है? लगभग 2 महीने से इस सड़क का टेंडर हुआ था। जब वो इसके पैरेलल रोड जो गोल्डन मूवमेंट वाली रोड बननी शुरू हुई तभी इस सड़क का भी था, पर लॉकडाउन की स्थिति आने से ये काम रोक दिया गया था। पर अब जिस तरह से लोगों की डिमांड आई और बहुत व्यस्त रोड है, यदि हम इसे 3 तारीख के बाद लॉकडाउन खुलने के बाद बनाएंगे तो लोगों को आने जाने की वजह से इस रोड को बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए इसको सड़क को आज यहाँ से शुरू किया जा रहा है। फिर भी हम ठेकेदार से और अधिकारियों से ये कहेंगे कि आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए बनाएं, लोगों का ध्यान रखते हुए बनाएं। आप कम से कम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बनाएं और एक अच्छी सड़क जो लोग चाहते हैं कि व्यवस्थित सड़क, जो मजबूत सड़क है वो बनाना चाहते हैं। तो मैम, कहीं ना कहीं जो वो अन्य वार्ड है उनके भी काम पेंडिंग पड़े हैं, तो उनको भी इसी लॉकडाउन के दौरान स्टार्ट किया जाएगा? 2 दिन रह गए हैं। अब वैसे अभी एक काम आज शुरू करके देख रहे हैं और यदि कुछ ऐसा लगा, 13 सेक्टर की पेंडिंग सड़कें वो भी बनने लगी हैं। यदि ऐसा लगा तो कुछ ऐसा काम शुरू कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ये गाइडलाइन आई है हमारे पास कि जो व्यस्त रोड हैं जिन पे हम बाद में काम करवाना संभव नहीं है, उन रोडों को हम बनवा सकते हैं। जिस तरह से करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता ने हमें बताया कि किस तरह से जो व्यस्त रोड है उनका काम शुरू कर दिया गया है, ताकि लॉकडाउन खुलने के बाद जो यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी हो जाता है तो सड़कें बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन के सहयोग से और नगर निगम के सहयोग से ये सड़कें बननी शुरू हो गई हैं। करनाल से विकास महिला, टोटल न्यूज़ करनाल। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चिंतित मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीती रात 7 जिलों के 14 बीजेपी विधायकों से कई मुद्दों पर चर्चा की। कृषि, उद्योग और व्यापार को लेकर खास चर्चा हुई और इस चर्चा में पानीपत पर तवज्जो थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा को डिजिटल बनाने की हर संभव कोशिश की है और अब ये भी कहा था कि हरियाणा पूरे देश में पहला ऐसा राज्य है जहां ऑनलाइन सेवाएं सबसे ज्यादा हैं और कोरोना काल में डिजिटल हरियाणा होना लगता है अब वरदान साबित हो रहा है। कल देर शाम मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के 14 विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों पर चर्चा हुई। उनमें एक पानीपत ग्रामीण के विधायक महिपाल ढांडा हमारे साथ हैं। ढांडा साहब, मुख्यमंत्री ने 14 विधायकों से बात की जिनमें आप भी थे, किन मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग प्रॉब्लम्स थी। उन प्रॉब्लम्स को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब विधायकों से चर्चा की। जैसे अपने यहाँ पर गेहूं की खरीद के बारे में जिक्र हुआ, मैंने उनको बताया कि पानीपत से 1,01,919 मेट्रिक टन गेहूं हमारे यहाँ से खरीद हो चुका है और 27,830 मेट्रिक टन गेहूं का लिफ्टिंग हो चुका है। हमने उनको बताया कि मंडियां भर गई हैं, जो एफसीआई से की जो खरीद कर रहे हैं उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदार है, वो कहीं न कहीं उसमें ढिलाई कर रहा है। एक तो उसको ठीक से करा जाए और दूसरा हमने ये कहा कि किसानों के हित के लिए बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पर एफसीआई के साथ साथ हैफेड की भी खरीद की जाए। हमने किसानों की फसल की पेमेंट के बारे में जब उनसे चर्चा की तो उन्होंने कहा कि अभी कल ही किसी व्यक्ति ने उनसे कोई क्वेश्चन पुट किया होगा कि किसानों की फसल है उसको 72 घंटे में पैसे देने की बात थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा है कि हमने इतने किसानों को पेमेंट कर दी है और शुक्रवार को वो सब के सब मीडिया के सामने कितने किसानों की कितनी हमने पेमेंट कर दी वो साथ के साथ उसको जारी करेंगे।
पानीपत की अर्थव्यवस्था इंडस्ट्री पर टिकी हुई है। इंडस्ट्री एक बड़ा इशू है। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट सरकार के साथ हैं पर परेशान भी हैं क्योंकि धंधा पहले जरूरी होता है, घर चलाना, अपने वर्कर्स का ध्यान रखना। तो इंडस्ट्रियलिस्ट की जो बात है, इंडस्ट्री को कुछ मुख्यमंत्री का जैसे आज बयान भी आया है कि कुछ और छूट दे रहे हैं 3 मई के बाद। किस किस तरह के लोगों को लगे कि हमारे लिए आसानी हो रही है और सरकार हमारा ध्यान कर रही है? 3 मई के बाद ही नहीं, कल आदरणीय प्रमोद विज जी से भी बात हुई थी, हम लोग भी थे। तो जब बात हुई थी कि जो इंडस्ट्री है उसमें 13,000 लोगों का ऑलरेडी परमिट दे के वो इंडस्ट्री को चालू कर दिया गया है। मगर साथ ही साथ ही कल माननीय मुख्यमंत्री जी से जब आग्रह किया गया तो उन्होंने ये कहा कि जो इंडस्ट्री में लेबर अंदर रहती है, जो अंदर ही रख के उनसे काम कर सकता है, ऐसी इंडस्ट्री को तो आज से शुरू कर दें। आज से अगर हम लोग उसको शुरू करेंगे तो एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। मगर कुछ ऐसी भी है कि जो लेबर अंदर बाहर रहती है उसमें भी 50% को परमिशन देने का आग्रह हम लोगों ने किया था, माननीय विज साहब ने भी किया, हमने भी किया। तो उसमें उन्होंने हमारी बात को माना है। मुझे लगता है कि वे आज से शायद उस मामले को भी सॉर्ट आउट कर देंगे। एक दिक्कत ये आ रही है, सरकार कहती है इंडस्ट्री चलाओ, लेकिन परमिशंस लेना बड़ा टेढ़ा काम है। बहुत सारे लोग परेशान हैं परमिशंस में, अफसरशाही थोड़ा बहुत चक्कर कटवाना, आदमी पहले से ही परेशान है, ये लाओ वो लाओ, इस तरह की शिकायतें आ रही है। सरकार चाहती है इंडस्ट्री चले, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे परेशानियां हो रही हैं परमिशन लेने में, उसके बाद पासिस में। जब उसके पास बढ़े, चाहे वो धागा लेने के लिए भेज दे, चाहे डाइंग कराने के लिए भेज दे, चाहे दूसरी जगह पे भेज दे, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। और जो ऑनलाइन पास चीज बनाने की बात है उसमें तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हम लोग के सामने जब भी कोई बात करते हैं, हाँ ये ठीक है कि भाई एक कंडीशन लगी थी, एक कैप लगी थी कि भाई इतने 1000 लोगों को हम परमिट देंगे। उसके बाद जिन लोगों को परमिट नहीं मिला उन लोगों को थोड़ा ये लगता है कि भाई मेरी इंडस्ट्री रह गई है या मेरे मजदूरों को कम लोगों को पास मिला है। पानीपत जिला अस्पताल में शुरू में 4 केस आए थे, सारे पानीपत के ठीक होकर जा चुके। 5वां केस करनाल का युवक था रसूलपुर का, वो भी ठीक हो गया, 18वें दिन में केस था। लेकिन उसके बाद 8 केस आए हैं जो दिल्ली से जुड़े थे, एक सोनीपत से, 8 दिल्ली से। मैं 2 दफा सिविल हॉस्पिटल के अंदर गया हूं और दोनों दफा मेरी सीएमओ से, डिप्टी सीएमओ से, सब लोगों से मेरी विस्तृत चर्चा भी हुई है। और इस चर्चा में मैं उनको देख रहा था कि कितने अच्छे तरीके से वहां पर काम कर रहे हैं। खाली डॉक्टर्स नहीं, मैं इसमें पुलिस के कर्मचारियों को भी बहुत बहुत उनका धन्यवाद करूंगा, अभिनंदन भी करूंगा कि आप लोग दिन रात सड़क पर खड़े होकर जिस मुस्तैदी के साथ हम लोगों की सुरक्षा की गारंटी 100% दे रहे हैं, उसी का नतीजा है कि हमारे यहाँ पे इस तरह की केसेज नहीं बढ़ पाए। ये शिकायतें लगातार रही कि पानीपत में अवैध शराब की बिक्री बहुत ज्यादा हो रही, खुल के हो रही है। हमारे सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी से भी इस बारे में क्वेश्चन किया गया था। उन्होंने पूरी टीम लगाई हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार सब जगह पर ऐसे जो गलत काम करने वाले लोग हैं या नकली शराब बनाकर लोगों के बीच में परोसने का जो लोग काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन हमारी सरकार ले रही है। काफी केसेज हरियाणा भर में इस प्रकार के जो भी पकड़ में आए हैं, हमने उनको सबको अंदर डाला है। मुख्यमंत्री हालांकि आश्वस्त कर रहे हैं, जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात हुई, आज मुख्यमंत्री के बयान भी मीडिया की सुर्खियां हैं कि जल्दी 3 मई के लॉकडाउन के बाद हरियाणा के लोगों को और छूट दी जाएगी ताकि जिंदगी पटरी पर आए और अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से घूमने लगे। सहयोगी संदीप नमुंडा के साथ वीरेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण खत्म होने को है, पर यमुनानगर जिले में कोरोना का कोई पॉजिटिव केस नहीं आया। यमुनानगर जिला इसे अपनी उपलब्धि भी मान सकता है। जिले की स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता राहुल सहजवानी ने। लॉकडाउन पार्ट 2 भी खत्म होने को आया है और यमुनानगर की स्थिति की बात की जाए तो हालांकि थोड़ा सा यहां पर राहत देखने को मिल रही है, क्योंकि यहां पर अभी भी कोरोना का कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। हल्की सी सड़कों की आवाजाही की बात की जाए तो सड़कों पर जो है लोग जो है वो निकलना शुरू हो गए हैं। जो थोड़ा बहुत जो काम है वो यहाँ पर करते हुए अपने जो लोग हैं वो सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर सैंपल्स की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो 1172 जो सैंपल्स हैं वो अभी तक यमुनानगर स्वास्थ्य विभाग ने कलेक्ट की हैं, जिसमें से 1037 की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुकी है और 132 की जो रिपोर्ट है वो अभी भी पेंडिंग है। और हालांकि इसमें 3 जो पॉजिटिव केस आए थे वो भी अब नेगेटिव हो चुके हैं। तो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हर बार यही अपील कर रहा है, बार बार यही अपील कर रहा है कि
बेवजह सड़कों पर ना निकले, घरों में रहें, कोरोना संक्रमण जो व्यक्ति हैं उनसे भी दूरी बना के रखें और बार बार स्वास्थ्य विभाग यही अपील करता है कि मास्क अवश्य लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग हर 1 घंटे बाद करते रहें। लेकिन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सड़कों पर तो हल्के फुल्के नजर आ रहे हैं, अपने काम के लिए भी यहाँ पर सड़कों पर नजर आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, जो पुलिस जो प्रशासन है वो भी बैरिकेडिंग पर गाड़ियों को चेक भी कर रहा है कि कोई ऐसे लोग जो हैं वो ना सड़कों पर बेवजह नजर आए। लेकिन उसके बावजूद भी हल्का फुल्का जो रश है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। यमुनानगर से राहुल सजवानी, टोटल न्यूज़। प्रदेश से उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों के घर लौट जाने के बाद शेल्टर होम्स में बचे बाकी मजदूरों को भी घर जाने की आस बंध गई है। पानीपत के शेल्टर होम्स में अभी बिहार, झारखंड, राजस्थान और जम्मू के मजदूर रुके हुए हैं। उनको अब उम्मीद है कि 3 मई के लॉकडाउन के बाद 4 मई से उनको घर रवाना किया जाएगा, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। देश में लॉकडाउन शुरू होते ही पानीपत में भी कई शेल्टर होम्स बनाए गए थे। जो मजदूर फंस गए थे, नहीं जा पाए थे, उनके लिए शेल्टर होम्स बने थे। कहते हैं दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। इन लोगों के लिए लगता है कि अब इनके सुख के दिन आने वाले हैं। हालांकि तकलीफें इन्होंने भी देखी है। आप राजस्थान के रहने वाले हैं, सरकार के आदेश हो गए 3 मई तक लॉकडाउन है। 4 मई को आप लोगों को घरों को भेजने का इंतजाम हो जाएगा, जो जहां भी फंसे हैं। आपको अब तो खुशी हो रही है कि सरकार की तरफ से आदेश आए हैं। चलो सरकार को आदेश आए, खुशी हुई है जी। आज तो पहुंच जाए घर तो अच्छी ही बात है जी, आदेश बढ़िया। कितने टाइम से फंसे और क्या थोड़ा सा कई बार मन भी आदमी का वो होता होगा, क्योंकि बच्चों से मिलना, कई बार दुखी भी होते होंगे आप? अरे दुखी क्या करे सर, अब तो खेती बाड़ी अपने सिमट की जैसे अपने परेशानी है, ब्याह शादी रुक गई है सारियों की। 1 महीना हमको पूरा बीत चुका है यहाँ पर, समय पर दुख आता है जी। अब क्या करे, बसे हुए तो क्या करे, घर जाने का दिल करता है जी। तसल्ली होगी आपको अब 2 दिन की अब बात तसल्ली तो तब आएगी, तब घर पहुंचे तब आएंगे जी तसल्ली तो। पहुंच जाएंगी। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप भी राजस्थान के हैं, अब तो घर आने के दिन होंगे, खुशी हो रही होगी आपको। अब बताओ, अपनी मन की बात बताओ। मन की बात सर, अब अपने घर जाना चाहते हैं हम सर। सरकार से ही गुजारिश करते हैं हमको घर भेजा जाए, काफ़ी दिन हो गए सर। और यार देखो बीमारी तो जैसी है, बहुत कठिन है, बीमारी तो बहुत कर रही है। चलिए तसल्ली है मन को कि अब हाँ, 2 दिन की बात सर, है। बीमारी में भी थोड़ा असर पड़ रहा है कम होने का। राजस्थान के अलावा यहाँ बिहार और झारखंड के लोग भी हैं, कुछ उन लोगों से भी बात करते हैं। परिवार अपना सब फैमिली के साथ रहेंगे ना, बीमारी हटेगा तबे आएंगे काम करना। अब घर जाने के दिन आ गए अब आपको, अब तो खुशी होगी। हाँ बताओ। सर, खुशी तो है। गांव जा रहा हूँ तो खुशी नहीं रहेगी। 1 महीना से यहाँ बचे हुए हैं, गांव नहीं गए हैं। गाने का तो खुशी है, गांव जाने की तो खुशी है सर। 1-1.25 महीने से जो फंसे हुए थे, घर के लोग, घर के मुखिया हैं, इनकी खेती बाड़ी है, परिवार के लोग हैं, तो इनको अब इस बात की तसल्ली है कि अब हम घर जाएंगे। देश के खूबसूरत प्रदेश जम्मू से भी, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जम्मू के रहने वाले हैं बहुत सारे लोग। आप भी जम्मू में, यहाँ कैसे फंस गए थे आप लोग? सर हम कोल्ड स्टोर में हापड़ में थे, तो उधर ही लॉकडाउन हो गया, काम भी खत्म हो गया, फिर घर जा रहे थे तो बस इधर रुक गए। अब खुशी हो रही है, बस 2 दिन बाद घर जाने की तैयारी है। हाँ खुशी है बिल्कुल। अच्छा, लौट के कब आएंगे, क्योंकि आपके काम धंधे तो यहाँ पे, लौट के कब आएंगे? जब लॉकडाउन खुलेगा तो आ जाएंगे, जब आएंगे। लॉकडाउन को 1.25 महीना हो गया है और पानीपत में जो जो शेल्टर होम्स बने थे उनकी देखरेख भी अच्छी तरह हुई है। बहुत से लोग तारीफ भी कर रहे हैं। योगेश कटारिया जी SHO साहब हैं, आप लोगों ने भी बहुत सेवा की जैसा हमने सुना है, और कोई इनको तकलीफ ना हो, बाहर के लोग एक तरह से गेस्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं आप इनको। इनके साथ रह करके इनके साथ खाने पीने का पूरा ध्यान रखा है। डॉक्टर्स की टीम भी इनके पास रेगुलरली आती रही है, तो तकरीबन सब हेल्दी हैं। और वैसे तो चलो सबको घर जाने की इच्छा होती है, तो जब जैसे भी कोई आदेश आते हैं सरकार की तरफ से, उस हिसाब से इनको। पानीपत के शेल्टर होम्स में हालांकि यूपी के लोगों को 3-4 दिन पहले भेज दिया गया, वो अपने घरों को पहुंचे। इन लोगों को थोड़ी सी ये शिकायत थी कि यूपी वालों को भेजा है, हम रह गए। तो अब झारखंड, बिहार और ये जम्मू के लोग हैं, राजस्थान के, इनको भी अब 4 तारीख को पूरी उम्मीद है, जिस तरह सरकार के आदेश है, 4 मई से इनको भी घर भेजने की तैयारियां शुरू की जाएंगी। वैसे भी कहते हैं कि ईस्ट और वेस्ट होम इज द बेस्ट। जो सुख छज्जू के चुबारे, वो बलख ना बुखारे। अपना घर तो अपना ही होता है। सहयोगी संदीप नामुंडा के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। पानीपत में कोरोना के संकट के समय पानीपत पुलिस अच्छा काम कर रही है। अच्छे काम के लिए उसकी सराहना और सम्मान दोनों किया जा रहा है, लेकिन शराब की अवैध बिक्री को लेकर पुलिस पर उंगलियां भी उठ रही हैं।
कोरोना की बात करें तो पानीपत में पुलिस और मेडिकल स्टाफ, बाकी आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तारीफ भी उनकी हो रही है। लेकिन ये भी बात यदा कदा सुनने को मिली है कि पानीपत में अवैध शराब की बिक्री जोरों से चल रही है। पकड़े भी जा रहे हैं, पुलिस शराब भी पकड़ी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये अवैध धंधा चल रहा है। आप कैसे कह सकते हैं, क्या कोई सबूत है कि अवैध शराब बिक्री है तो कैसे बिक्री है, कौन मदद कर रहे हैं? सर मैं अभी 2 बार एसपी और डीसी मैम के लोगों से चल में जा चुका हूँ। ये अपना सतीश बस जी हमारे हेडक्वार्टर, उनके भी नॉलेज में है। अपना किला एसएचओ अपना संदीप जी हैं, उनके भी नॉलेज में है। वो कहते हैं कि आप जाओ, हमें बताओ कहाँ पे है। मैंने उनको लोकेशन बता दी, सारा कुछ बता दिया, लेकिन वो कहते हैं कि आप जाओ साथ में। भाई मैं क्यों जाऊँ? आप पे सीआईडी है, सीबीआई है, आप सिविल ड्रेस में जो, अगर मेरी बात गलत है आपका जूता मेरा सिर। चलिए अब क्या चाहते हैं, आप बताओ, प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं? हमारे निर्वाचित विधायक हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहिए उनको? मैं सीएम साहब से और पीएम साहब से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लोग दारू बेच रहे हैं। भाई मैं पीने वाला हूं, 500 रुपये दे रहा हूं, किस लिए दे रहा हूं? 200 वाले के कि मैं पीना चाहता हूं, लेकिन क्या हो रहा है, उनको गलत चीज़ मिल रही है। कल को लोग, आप तो बचाना चाह रहे, वो मरेंगे। मेरी तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 200 वाली दारू आप 1000 में करो, आपका भी पैसा आएगा और ठेकेदारों को भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा उन लोगों को, और पीने वालों को जो काला बाजारी है और जो जिसमें पुलिस वाले हैं खा पी रहे हैं कुछ 5%, अब मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता। ये आरोप अपनी जगह। इधर पानीपत आई करनाल रेंज की आईजी भारती अरोड़ा ने सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को उनकी अच्छी सेवाओं के लिए सम्मानित किया। साथ ही प्रवासी मजदूरों को उनके घर भिजवाने के मसले पर भी तैयारियों का जायजा लिया। पानीपत में अवैध शराब बिकने के आरोपों का आईजी ने जवाब दिया। शराब तस्करी रुक नहीं रही है, इसलिए इतने ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो 60 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं, क्योंकि हमारी पुलिस बहुत एक्टिव है और लगातार उनके ऊपर दबिश दे रही है और लगातार रेड करके मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना संकट में पानीपत पुलिस के काम की तारीफ हो रही है, लेकिन अवैध शराब की बिक्री को लेकर पुलिस पर आरोप भी लग रहे हैं। कई दिनों से ये सिलसिला जारी है। आज आईजी के समक्ष भी ये बात उठाई गई कि पानीपत में अवैध शराब की बिक्री हो रही है और ये इस तरह की आरोप और घटनाएं किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। गुरुग्राम में एक निजी संस्था मेडिकल से संबंधित जरूरी सेवाएं देने के लिए आगे आई है। यह संस्था ऑनलाइन डॉक्टर से परामर्श और ब्लड ग्रुप को लेकर अपनी सेवाएं दे रही है। गुरुग्राम के सिविल सर्जन जेएस पुनिया से इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर ने। गुरुग्राम में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से अलर्ट है, मेरे साथ मौजूद हैं गुरुग्राम के चीफ मेडिकल ऑफिसर जेएस पुनिया जी। पुनिया जी, अब तक गुरुग्राम में कितने पॉजिटिव मामले हैं और अब तक कितने के सैंपल और लिए गए? सर सैंपल हमने 5800 के ले लिए हैं सर। यहाँ पे 6000 के आसपास सैंपल टोटल ले चुके हैं, जिसमें 54 हमारे पॉजिटिव है। कुछ की पुष्टि आज होगी, जो हमारे पास 3 केस अभी हो रहे हैं, तो आज की बुलेटिन में हम उसको ऐड करेंगे। तो जितने और 12 कंटेनमेंट जोन बनाई हुई है, जिसमें 24 क्षेत्र है, पूरी टीम हमारी लगी हुई है अच्छे से, और पूरा चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया हुआ, लगे हुए हैं सर। 3 जो पॉजिटिव मामले आज आए हैं, वो मामले कहाँ से वो मामले हैं और कौन वो लोग हैं? एक तो सर अभी ओमनगर से आए हैं, कोई लोटस हॉस्पिटल में है, और 2 हमारे मैदानता के कोई है एम्प्लॉय, उनके आए हैं। इनका बैकग्राउंड क्या है सर? वो डिटेल देखूंगा सर मैं, अभी रिपोर्ट आई है, तो ये 3 का मुझे प्राइमरी आईडीएसपी ने बताया। सर ये है कि आज कुछ खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि जो मामले हैं वो गुरुग्राम के बढ़ रहे हैं। आप 54 बता रहे हैं, कोई 56 बता रहा है, कोई 57 बता रहा है। तो इस तरह से क्या स्वास्थ्य विभाग ऐसे लोगों पर शिकंजा कसेगा जिस तरीके से कोई ज़्यादा मामले बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? सर देखो, ऑथेंटिक रिपोर्ट आती है, उसको हम बता देते हैं। आपको पता कि आज 57 हो जाएंगे अभी तक के, और इवनिंग में कुछ आएगा, आपको और अपडेट कर देंगे। तो टोटल कल तक के 54 थे, 3 आज ऐड हो गए, तो 57 है। और डेफिनेटली कोई अननेसेसरी कोई अपने हिसाब से कोई छापता है, तो डेफिनेटली हम एडमिनिस्ट्रेशन के संज्ञान में लाते हैं। सर आज मीडिया के भी टेस्ट लिए गए हैं, तो कितनी बड़ी इसकी शुरुआत आप मानते हैं, क्योंकि मीडिया के लोगों के लिए? बहुत अच्छी सोच है सर। हम चाहते हैं कि ये भी एक फ्रंटलाइन वॉरियर हैं, इनका टेस्ट होना। पहले रैपिड किट से टेस्ट होता था, उसको हम ज़्यादा नहीं तवज्जो दी, क्योंकि वो रिजल्ट ठीक नहीं थे। आज पूर्ण तौर पे हमने RT-PCR लिए हैं, और इनकी कल तक रिपोर्ट आ जाएगी सर। बड़ा ज़रूरी है ये हमारे स्वस्थ रहें मीडिया कर्मी, ये मैं अपील करना चाहता हूँ। सर मेरा लास्ट हो रहा है कि आज जो शुरुआत एक और की गई है कुछ डॉक्टर्स के द्वारा, किसी संस्था ने, क्या शुरुआत है?
नहीं, ये अच्छा है। ये देखिए, आपको पता है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग में जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, सारी ओपीडी सर्विस है, इंडोर सर्विस भी रूटीन शुरू हो गई है। कुछ जो संस्था है जैसे कैनविन संस्था ने आज आए हैं, तो ये एक टेली कॉन्फ्रेंस के थ्रू, टेली मेडिसिन के थ्रू सुपर स्पेशलिस्ट सर्विस देंगे, जो अच्छा से एक शुरुआत अच्छी है, ताकि किसी को किसी तरह को लगे, कोई डायबिटीज़ का लेना चाहता है, कोई किसी का हार्मोनल के लिए है या कोई न्यूरोसर्जन के लिए, तो इट्स वेरी गुड। डॉक्टर सर इस तरह से ऐसे आई थिंक 15-16 की लिस्ट आई है जो इसमें अपना कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ये सराहनीय कदम है सर। धन्यवाद। देखिए, आपने जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर JS पुनिया को सुना कि उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। हालांकि अभी जो मामले हैं वो 54 है, लेकिन अब 3 मामले और बढ़ गए हैं। अब 57 मामले गुरुग्राम में कोरोना पॉजिटिव की संख्या हो गई है। ऐसे में लगभग सैंपल भी अधिक मात्रा में लिए गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल लेने की कोशिश भी की जा रही है। और आज मीडिया, गुरुग्राम की मीडिया के लिए भी एक सैंपल लिए गए हैं। तो फिलहाल कहें तो हम ये शुरुआत जो है गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है। जी, कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए टोटल टीवी।